अगर आपको पता चले कि नेता नगरी के सत्र में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। कई लोगों की नज़र में वो इकलौता स्टेट जिसके बारे में कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप दोनों कन्विंस्ड हैं कि ये स्टेट हम जीत सकते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, अगर सब कुछ ठीक रहा, कंटिन्यूटी बनी रही, मोमेंटम बना रहा। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया, उनके नेतृत्व को जो चुनौती मिली उसको वो झेल गए, अभी भी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, मजबूत हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके हाथ से 5 साल पहले सत्ता गई थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बीजेपी किसी भी चुनाव को वाइट स्वीप नहीं देती है, कभी भी पास ओवर जो न देने का बीजेपी का चलन है वो इस बार छत्तीसगढ़ में भी दोहराया जाएगा। वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसा उनकी स्टेट लीडरशिप का कहना है। तो चुनाव के नतीजे किस तरफ जा सकते हैं, फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्या हैं और पॉलिटिक्स का हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हम तीनों का एक एक करके तारुफ आपसे करा देते हैं। पहले मेहमान हमारे हैं सुनील कुमार जी, आप संपादक हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हमने आपको छत्तीसगढ़ का संपादक का, हमारे दर्शक जाने कि आपके अखबार का नाम छत्तीसगढ़ ही है, तो जिस स्टेट से आप आते हैं, जिस स्टेट से आपको प्रेम है, उसी पर आपके अखबार का भी नाम है। अगले मेहमान सुदीप श्रीवास्तव हैं, आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और तीसरी मेहमान हमारी अपनी इंडिया टुडे फैमिली से सुमी राजप्पन हैं, आप छत्तीसगढ़ की स्टेट हेड हैं इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा पहला प्रश्न सुनील जी के लिए है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, आप उनसे पब्लिकली बात कीजिए या फिर आप अनौपचारिक रूप से बात कीजिए, या जो खुद चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, वो एक कॉन्फिडेंस एक्सूड करते हैं। वो कहते हैं कि ये चुनाव तो हम निकाल देंगे, एमपी और राजस्थान देखा जाएगा लेकिन छत्तीसगढ़ में वी आर कंफर्टेबल। आप चीज़ें ज़्यादा करीब से देख रहे हैं, ये पब्लिक पॉस्चरिंग है, ये मैसेजिंग है, या फिर ये जो दावा किया जा रहा है इसके पीछे आप कोई ठोस आधार भी पा रहे हैं, या सत्य इससे बिल्कुल अलग है? देखिए, और कुछ हो ना हो, ये कम से कम में एक पब्लिक पोस्चर तो है ही, क्योंकि उनका ये दावा करना कि वो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, उसकी ठोस वजहें भी हो सकती हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिन कामों की वजहों से वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी से चुनाव के बीच में जो 3 महीने 4 महीने का जो वक्त है, ये वक्त बड़ा ही क्रिटिकल है। आज उनका जो पब्लिक पोस्चर है या आज उनका जो कॉन्फिडेंस है, इसमें अगले 4 महीने में बहुत सारी दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो आज का उनका कॉन्फिडेंस अनिवार्य रूप से नतीजों में तब्दील हो जाएगा, जीत में तब्दील हो जाएगा, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन ये भी है, किसी एक सरकार में रहते हुए कोई व्यक्ति जितना काम कर सकता है वेलफेयर फ्रंट पर, पॉपुलरिटी के फ्रंट पर, उस काम में कोई कमी भी नहीं की है भूपेश बघेल ने। मैं सुदीप जी आपकी भी टिप्पणी इसी बिंदु पर चाहता हूँ। सुनील जी ने कहा कि वो उनके काम को अपनी तरफ से रेट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप उस आकलन से इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कौन से वो चुनौतियां थी जिनको पार पाके भूपेश बघेल यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हमने देखा कि बीच में एक वक्त था कि वो विधायक बस में भर के दिल्ली में परेड करा रहे थे, वो एक मुश्किल वक्त था, और आज हम इस स्थिति में बात कर रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंट माहौल की बात हो रही है। आप उनके काम को इसी तरह देख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। देखिए, कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस की वजह थोड़ा सा आपको पिछला जो इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट्स को देखना चाहिए। कांग्रेस 2003, 8 और 13 का चुनाव हार गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो वोट परसेंटेज है और जो सीटें हैं वो लगातार इतनी बनी रही कि वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर थी। लगातार 3 सरकार चलाने के बाद भी रमन सिंह की भाजपा सरकार बीजेपी के लिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी एक बार भी नहीं ला पाए। ये बताता है कि जो छत्तीसगढ़ में कम से कम विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश के समय से जो तासीर है वो कांग्रेस के लिए सूट करती है। दूसरी चीज ये है कि जो कठिन समय भूपेश बघेल ने पार किया, वो कठिन समय ये नहीं है जो अभी हमको दिखाई देता है। वो कठिन समय वो था जब कांग्रेस पूरी तरह जोगी के गिरफ्त में थी, अजीत जोगी के गिरफ्त में, और
ये कहा जाता था कि अजीत जोगी के कारण ही वो इतने बड़े डिविसिव फिगर हैं कि कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। अजीत जोगी के समर्थक कुछ सेगमेंट में बहुत पावरफुल थे, मिलिटेंट थे, लेकिन वो एक रेनबो कोalition बनाने में कामयाब कभी नहीं हुए। तो जब अजीत जोगी को बाहर था, एक दो दिन पहले उन्होंने शायद बिलासपुर के सम्मेलन में ही कहा है कि जिस दिन हमने जोगी को बाहर निकाला उसी दिन कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो गई। तो इस बार का जो कॉन्फिडेंस है वो इसके कारण भी है कि इस बार अजीत जोगी के नेतृत्व वाली पार्टी जितने वोट पिछले बार काट पाई थी उतने वोट काटते नहीं दिख रही है, और कांग्रेस ये मानती है कि वोट जो जोगी की पार्टी और बसपा अलायंस को मिले थे वो कांग्रेस को वापस आएंगे। इन सब कारणों से जो उनका कॉन्फिडेंस है वो दिखाई देता है। और उस पर एक और रीजन है कि बीजेपी का कुनबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक वो लड़ाई को फ्रंट फुट पर खेलते दिख नहीं रहे हैं। वो हर चीज के लिए केंद्र पर आश्रित है। स्टेट लीडरशिप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और जो नया नेतृत्व देने का इन्होंने प्रयास किया है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सर, मैं इस बिखराव के कुछ कारण जैसे एक जो आपने केंद्र पे निर्भरता वाली बात कही, वो एक तो बात वही वो थोड़ी सी ऑब्वियस भी है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी सेंट्रल लीडरशिप से हिंट्स लेते हैं, रिसोर्सेज के लिए थोड़ा आश्रय तो चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि ये जो 5 साल का समय गया, एक इससे पहले बहुत लंबे समय तक ये पार्टी ने पावर एंजॉय किया, पार्टी के पास पूरा वक्त था अपने लीडर्स को ग्रूम करने का, अपने संगठन को मजबूत रखने का। बावजूद इसके आपका ये मत है कि पार्टी की हालत ठीक नहीं है, उसमें किसी तरह का बिखराव है, इसके क्या कारण आप पा रहे हैं? देखिए, जो सामान्य रूप से होता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री लगातार तीसरे टर्म तक जीतता हुआ आ जाए और मुख्यमंत्री बने रहे तो वो एक ह्यूमन नेचर के अपने वो जो जो पास के रेस के घोड़े हैं जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं उनको कमजोर करता है। तो बीजेपी में भी यही हुआ है। तीसरा कार्यकाल आते आते रमन सिंह ने उन सारे भाजपा के सेकेंड लाइन लीडर को कमजोर किया। आज रमन सिंह जब बाहर हो गए हैं और उनकी वो अपील नहीं है पहली वाली, तो बीजेपी नए नेतृत्व किसको दिया जाए इसके लिए बहुत असमंजस में है। जो लीडर उनके पास हैं अवेलेबल सेकेंड लाइन के, उन पर वो भरोसा नहीं करके इन्होंने एकदम ही नए पहली बार के सांसद बने बिलासपुर से अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और बृजमोहन अग्रवाल जैसे हैं जो कहा जाता है कि वो रिसोर्सफुल हैं, पूरे प्रदेश में उनकी जानकार पकड़ है, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज में जो राम विचार नेताओं की लीडरशिप उभरी थी वो फिर आगे नहीं बढ़ पाई। नंद कुमार साय बड़े नेता थे, नंद कुमार साय पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। तो आदिवासी समाज में हो, ओबीसी में हो, जो दो बड़े सेक्शन हैं जो दोनों मिलकर करीब 78% वोट बैंक है, वो उस दोनों में उनके पास अभी कोई इतना बड़ा प्रभावी चेहरा नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है जो इस मुकाबला कर सके। कर्नाटक में हमने क्या देखा, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन येदियुरप्पा वहां नहीं थे। येदियुरप्पा ने अपने आप को पीछे कर लिया था। बोमई के ऊपर वो भरोसा बीजेपी कैडर का और वोटर का नहीं हो पाया और परिणाम आपके सामने हैं। तो योगी आप देखें, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में योगी 5 साल में खुद मजबूत हुए। योगी आदित्यनाथ एक बड़े मुख्यमंत्री के रूप में उभरे, उसका फायदा बीजेपी को मिला सेकेंड बार में 2022 में। तो स्टेट लीडरशिप भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना सेंटर लीडरशिप बीजेपी की मजबूत है। वो आज सबसे बड़ी कमी है छत्तीसगढ़ में। मैं अब सुमी मैम आपके पास आना चाहता हूँ। हमने हमारे पैनल पे जो 2 मेहमान हैं उन्होंने एक कमेंट अपना रख दिया है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश बघेल की लीडरशिप में चल रही है उसको वो कैसे रेट करते हैं काम को लेकर के, और उन्होंने बीजेपी की लीडरशिप पे भी एक टिप्पणी की। हमें जानना चाहते हैं कि जो ये 5 साल भूपेश बघेल का रूल रहा है उसके अंदर भी बीच में हमने देखा है कि बड़े ऐसे मौके आए जब उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई। वो बस्तर में वो तनाव हो सकता है जो बाकी समाज और आदिवासी समाज के बीच में हुआ, काफ़ी वायलेंस हुई।
हमने भी उसको कवर किया था, दलन टॉप के दर्शकों ने हमारे रिपोर्ट्स देखी। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर का इलाका है, रायपुर, बिलासपुर, वो जो पेरिफेरी है, जहाँ पे जो प्रीडोमिनेंटली आदिवासी नहीं है, वहाँ पे हमने देखा है कि लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको हमने जोड़कर देखा हिंदुत्व से, और उसमें भूपेश बघेल के लिए थोड़ा सा मामला अनकंफर्टेबल हो गया कि वो किस साइड में खड़े दिखें। हमें इन सारी चीज़, और फिर हमारे पास में माइनिंग बेल्ट के वो उदाहरण है जहाँ पे भूपेश बघेल सरकार के जो डिसीजंस थे, माइनिंग के जो परमिट्स देना या जिन उद्योगपतियों को उन्होंने माइंस कमीशन की, उनके साथ में तुलना की जाती थी। उनकी नेशनल लीडरशिप जो राहुल गांधी के बयान होते थे, उनसे पूछा जाता है कि राहुल गांधी तो आप यहाँ ये बयान दे रहे हैं और आप वहाँ पे जंगल खुदवा दे रहे हैं। इस ऑकवर्डनेस को भूपेश बघेल ने कैसे डील किया है और क्या इसने कहीं डैमेज किया है? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एक ऑकवर्डनेस की बात कही, सबसे पहले मैं उसको एड्रेस करूं। ये जो ऑकवर्डनेस है, ये एक्चुअली अभी भी ये संकट के बादल हैं जो कांग्रेस के ऊपर मंडरा रहे हैं, और इलेक्शन तक ये साफ हो जाएगा कि ये कितने उनको डैमेज करने वाले हैं। लेकिन जहां तक ये जो ऑकवर्डनेस आपने कहा, ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कांग्रेस के लिए काफी खतरे वाला फैक्टर है। वो है टीएस सिंहदेव का नाराज रहना और बिल्कुल उनको बिल्कुल साइडलाइन दरकिनार कर देना। हमने देखा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जो इनफाइटिंग थी, जो फैक्शनल इनफाइटिंग थी, वो बिल्कुल सामने आकर इतनी बढ़ गई कि स्टेट में ही नहीं बिल्कुल दिल्ली तक जा पहुंची। और जैसा आपने जिक्र किया कि बसेस में सारे एमएलए को परेड किया गया, शो ऑफ स्ट्रेंथ भी देखने को मिला, और ये काफी ज्यादा लंबे वक्त तक चला। ये 2.5 साल के जो फॉर्मूले को लेकर ये जो खींचातान जो दो स्टॉलवर्ड्स, छत्तीसगढ़ के दो स्टॉलवर्ड्स के बीच में देखने को मिली, ये बहुत बड़ा डैमेज आने वाले दिनों में कांग्रेस को कर सकती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने इस पूरे फैक्टर को एड्रेस नहीं किया है। और इसी की वजह से हमने देखा था इसकी कई सारे जो परछाइयां थी वो कर्नाटका में भी देखने को मिली, जब सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में जब ये चॉइसेस रख दी गई थी कि आप भी 2.5 साल अलग कर लीजिए, आप भी अपने डिसाइड कर लीजिए कि कौन 2.5 साल पहले करेगा, तो डीके शिव कुमार ने बहुत ही एकदम स्पष्ट रूप से ये सामने रख दिया था कि छत्तीसगढ़ में जैसा हुआ, मैं बिल्कुल यहाँ पे वैसा रिपीटेशन नहीं चाहता हूं। तो ये जो ऑकवर्डनेस है ये आज भी बरकरार है। वो भले ही पब्लिक डिस्प्ले, दोनों की फ्रेंडशिप और कमराडरी काफी देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर के जो मन मुटाव है वो अभी भी साफ नहीं हुए हैं, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। और इनफैक्ट ऐसे एक एनेक्डोट्स अगर मैं शेयर करना चाहूं, तो अभी रिसेंटली टीएस बाबा से बात हो रही थी, उनके घर पर बैठना हुआ, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सरगुजा कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। सरगुजा जो पूरा बेल्ट है, जहां पे आपने आगे का जिक्र किया कि उद्योगपतियों को दे दिया गया, कांग्रेस काफी फोर फ्रंट पे आके, जब बीजेपी का रिजीम था तो फोर फ्रंट में आके कांग्रेस ने लड़ा कि उद्योगपतियों के नाम ये पावर प्लांट नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल उसके खिलाफ जो लड़ाई थी कांग्रेस की, वो काफी कमजोर पड़ गई जब खुद कांग्रेस इस स्टेट में राज करने आया, और कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ा जिसपे बीजेपी चल पड़ा था। और पूरा सरगुजा का जो बेल्ट है, अगर आप देखें तो उसमें सबसे बहुत बड़े इश्यूज में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज करेगा उनको सरगुजा बेल्ट में। और टीएस बाबा संन्यास लेंगे या टीएस बाबा अपने भतीजे को उतारेंगे, ये एक बात भी सामने आ रही है कि आदित्य, जो उनके भतीजे हैं आदित्य सिंहदेव, वो शायद आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतर जाए, और उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन ये अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ नहीं हुआ है कि वो बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन सरगुजा बेल्ट कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, और कहीं ना कहीं संकट के जो बादल है वो अभी भी साफ नहीं हुए हैं। और जैसा कि मैं दोनों से इत्तेफाक रखती हूँ, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो बीजेपी में जो 3 फाड़ हुए हैं, बीजेपी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हो गए कि उनकी डिपेंडेंस सेंट्रल लीडरशिप में काफी ज्यादा बढ़ गई है। कंफर्टेबल है कि वो 3 फाड़ में नेम करने में कि वो कौन से 3 खेमे हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कॉमन जो एक जो लीडरशिप से अगर आप बात करें, जो बीजेपी के फॉर्मल लीडरशिप है, उनसे अगर आप बात करें तो सबका एक मत ये होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पावर डॉक्टर रमन सिंह के पास आज भी, और कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेंट्रेटेड पावर है वो बहुत ज्यादा एक दिक्कत देने वाला फैक्टर है, जो बाकी सारे सीनियर लीडरशिप को भी परेशान करता है कि आज भी डॉक्टर रमन सिंह ही डिक्टेट कर रहे हैं यहाँ के इंटरनल अफेयर्स को, और वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते आज की डेट में। उनको है कि आज की तारीख में लीडरशिप को एक बहुत ही फर्म स्टैंड लेना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आप संभालिए,
डॉक्टर रमन सिंह की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। अब उन्हें सेंट्रल लीडरशिप में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की उन्हें जो दी गई है स्थिति, उसके अलावा उन्हें और जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स से दूर हो जाना चाहिए, ऐसा बीजेपी में ये जो एक कॉमन सेंटिमेंट है ये आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अरुण साव जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है बीजेपी लीडरशिप की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने रोल में उतनी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो 3 फाड़ हुए हैं, जिसको मैं साफ साफ तरीके से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन 3 फाड़ जो हुए हैं वो उनको समेटने में कहीं ना कहीं वो अभी भी बहुत अनसक्सेसफुल हैं और उनको उस तरफ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो अभी भी एक डॉक्टर रमन सिंह के एक कहीं ना कहीं उनकी जो एक परछाई है उसमें खोकर रह गए हैं, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं करते हैं बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर रहेगी छत्तीसगढ़ में, ऐसा मेरा मानना है। तो सुनील जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, मतलब ये आने वाले चुनाव से, जैसे जब सुमी मैम अपनी बात रख रही थी तभी सवाल मेरे दिमाग में आया। उन्होंने कहा कि वो डीके शिव कुमार वाला उदाहरण दे रही थी, डीके शिव कुमार के हवाले से कहा गया कि वो चाहते हैं कि जो भी बात हुई है लीडरशिप को लेकर के कि कैसे बटेगा, आप वो पब्लिक अनाउंसमेंट कीजिए और उसके बाद में मैं राजी होऊंगा। वो हुआ नहीं वाकई। हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या वाकई इस तरह की कोई बात हुई थी, इसके गवाह कौन थे? मतलब क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर टीएस सिंहदेव ये दावा कर रहे थे कि 2.5 साल बाद उनके पास में आना चाहिए था, जो कि नहीं गई, तो क्या फिर जो चीफ मिनिस्टर उन्हें वादा खिलाफ कहा जाएगा? देखिए, वादा खिलाफ आपकी जानकारी क्या है? जी, मैं वादा खिलाफ इसलिए नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की जिस लीडरशिप के सामने ये बातचीत हुई थी, वो लीडरशिप तो चुप बैठी है। वो अपने मुंह से नहीं कह रही है कि ऐसा कोई वायदा हुआ था। और मेरी जो जानकारी है वो ये है कि इनका वायदा राहुल गांधी से नहीं हुआ था, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का आपस में वायदा हुआ था ये। अच्छा। ऐसा मेरी जानकारी है, मैं मौजूद तो था नहीं वहां पर, मैं दूर था। लेकिन एक दिक्कत आ गई है, अभी तक जितनी बात हम लोगों के बीच हुई है इसमें मुझको एक बात कहने की बड़ी जरूरत लग रही है। प्लीज सर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत सरकार है, एक बहुत ही अभूतपूर्व मेजॉरिटी से बनी हुई सरकार है। भूपेश बघेल एक अंधाधुंध ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, और ये उस वक्त इतने ताकतवर हैं जिस वक्त कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अपने इतिहास में सबसे कमजोर चल रही है, पूरे इतिहास में सबसे कमजोर। तो जिस वक्त सेंटर कमजोर है और उसका स्टेट मजबूत है, तो यही हाल होता है कि भूपेश बघेल की बहुत ताकत है, सेंट्रल लीडरशिप शायद उनको कुछ बोलने की हालत में नहीं है, उनके ऊपर अपना हुक्म चलाने की हालत में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम छत्तीसगढ़ के बीजेपी को देखें, जिसके बारे में बात हो रही है, सुमी नाम लेने से कुछ हिचक रही हैं, लेकिन मैं आपको एक किस्सा भी बतलाना चाहूंगा इसके साथ साथ, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बिल्कुल सर। वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सुदीप ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, ताकतवर हैं, चुनाव जीतना जानते हैं, उनके रहते हुए अरुण साव जैसे एक अपेक्षाकृत महत्वहीन कम वजन के नेता को चार्ज दिया गया, ऐसा सुदीप ने कहा। ठीक कहा उन्होंने, लेकिन मैं इसके पीछे की वजह जानना चाहता हूं। जी सर। आज पिछले 8 साल से बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और खासकर मोदी और शाह ये जितने ताकतवर हो गए हैं, इनके मुकाबले भाजपा के किसी राज्य में कोई नेता कोई वजन नहीं रखते, सारे लोग हाशिए पे चले गए, सारे लोग महत्वहीन हो गए हैं। और बृजमोहन अग्रवाल को अगर मौका नहीं मिला है तो उसके लिए एक किस्सा जिम्मेदार है, और ये सच्चा किस्सा है। मैं आपको बतलाता हूं, जहां मेरा दफ्तर है प्रेस कॉम्प्लेक्स में रायपुर में, इसके ठीक सामने बीजेपी ऑफिस है। मैं मेरे लेफ्ट के दोस्तों को धमकाता भी हूं कि अगर आप मेरे से जरूरत से ज्यादा झगड़ा करोगे तो मुझको सिर्फ सड़क पार करना है और मैं भाजपा के घर में रहूंगा। तो वहां पर 2003 में जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई विधानसभा के लिए, जिस 2000 में 2000 में जब राज्य बना और नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई, तो उस वक्त लखीराम अग्रवाल जो कि बहुत बड़े नेता थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, वो नंद कुमार साय को चाहते थे छत्तीसगढ़ का विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनवाना। उनके बारे में ये कहा भी जाता था कि नंद कुमार साय लखीराम की गाय,
यानी वो एकदम उनके घरेलू, उनके निजी किस्म के थे वो नंद कुमार साहब। अब जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए बीजेपी ऑफिस में, छत्तीसगढ़ बीजेपी ऑफिस में एक औपचारिकता पूरी करने के लिए दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे गए, उस वक्त बृजमोहन अग्रवाल, उनके समर्थकों ने इतना बवाल किया, इतना विरोध किया, इतने पत्थर चले, एक कार को आग लगा दी गई, ये सब कुछ किया गया। बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था उस घटना के बाद। उस घटना में यह हुआ कि बीजेपी ऑफिस के भीतर इतने पत्थर चले, एक कमरे के पूरे कांच टूट गए, पत्थर उसके भीतर जाके गिरने लगे। एक व्यक्ति जो दिल्ली से पर्यवेक्षक होके आए थे उस वक्त, उनको टेबल के नीचे छुपना पड़ा पत्थरों से बचने के लिए। और यह जानना एक दिलचस्प बात होगी कि वो पर्यवेक्षक नरेंद्र मोदी जी थे। अब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में इतने पत्थर चले हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि मोदी जी इतने आसानी से ये सब भूल जाने वाले व्यक्ति हैं। ये सबका देखा हुआ है। ये घटना जो है बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट हुई थी, तस्वीरों में, तमाम चीजों में खूब अच्छे से ये दर्ज हुई थी ये घटना। और पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल और उनके कुछ और समर्थक, बड़े बड़े नेताओं को सस्पेंड किया था पार्टी से। उनको वक्त लगा था पार्टी में वापस लौटने में। तो बृजमोहन अग्रवाल को लीडरशिप छत्तीसगढ़ की न देने के पीछे एक वजह तो ये हो सकती है, जो मैं कह रहा हूं, कि जिस वक्त बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस कदर मजबूत है कि किसी राज्य के कोई भाजपा नेता उसके पासंग भी नहीं बैठते, तो उस वक्त उनकी मजबूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ के या कर्नाटक के किसी नेता का वो सम्मान करें। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जहां पूरी तरह से आदिवासी, दलित और ओबीसी की राजनीति चल रही है, जहां सवर्ण वोटों का परसेंटेज बहुत कम है, वहां पर एक ओबीसी मुख्यमंत्री, एक ट्राइबल कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश का, इसके मुकाबले बृजमोहन अग्रवाल जैसे सवर्ण बनिया को कोई भी व्यक्ति यहां भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकता था। ये एक टेक्टिकल डिसीजन भी था, जो मैं पार्टी के हिसाब से सही मानता हूं। पार्टी का इतिहास, मोदी जी की यादें भी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में नहीं जाएगी। और अगर सच कहें तो बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई चॉइस बची भी नहीं है। जैसा सुमी ने कहा है कि रमन सिंह को लेके पार्टी के एक तबके में ये नाराजगी की आज भी ये फैसले लेते हैं। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं कि आज भी फैसले लेते हैं, वो खुद भी किनारे हो चुके हैं। लेकिन रमन सिंह के मुकाबले कोई भी दूसरी लीडरशिप यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई है। उतना वजनदार बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं बन पाया है सर। और खासकर अब जब ओबीसी राजनीति न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि बिहार की जनगणना से लेके छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव तक ओबीसी राजनीति जब इतनी हावी हो गई है हिंदुस्तान के चुनाव में, भूपेश बघेल के मुकाबले गैर ओबीसी, गैर दलित, गैर आदिवासी की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं बचती है। ठीक बात है। तो इसलिए मैं ये इससे सहमत नहीं हूं कि बृजमोहन अग्रवाल के बनने की यहाँ गुंजाइश थी। मैं सर ये मैं कुछ कहना चाहूंगा जी इस पे। जोड़ें सर, जोड़ें। देखिए, जब अरुण साव को अध्यक्ष बनाया गया तो अरुण साव साहू समाज से आते हैं, जो मोदी जी का भी तथाकथित समाज है। और छत्तीसगढ़ में ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी साहू की ही है। लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव किया गया है, अब आप देखिए, ना केवल जाति बल्कि क्षेत्र के आधार पर भी देखें कि अगर बिलासपुर संभाग से प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है तो रायपुर संभाग का नेता प्रतिपक्ष होना ज्यादा सुविधाजनक था। अगर कुर्मी भी हो जाना चाहते थे तो चॉइस अजय चंद्राकर में थी। लेकिन ना केवल बृजमोहन बल्कि अजय चंद्राकर, हो ये रहा है कि केवल बात ये नहीं है कि वो अपर कास्ट से आते हैं, क्योंकि रमन सिंह भी 15 साल सीएम रहे और अपर कास्ट ही है, और ठाकुर भी यहाँ 1.5-2% से ज्यादा नहीं है। मुद्दा यह है कि जो पार्टी को यहाँ संगठन अब चलाना चाह रहा है जिस तरीके से, उसमें वो पिछले 15 साल पावर में रहे सारे लोगों को साफ करना चाहता है।
वो लोकसभा में आपने देखा होगा 2019 में सारे सांसदों के टिकट काट के नए लोगों को मैं दिए यही गए। पूछने वाला था सर, मैं मतलब मैं शायद सुनील जी से पूछता, लेकिन अब आप बता दें। मैं पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी में बिल्कुल तुरंत मतलब अप्रेजल भी होता है, और जब आप डिलीवर नहीं करते हैं तो फिर नौकरी भी जाती है, ये दोनों मतलब चीज़ें, और तुरंत की बात होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले बार हमने देखा रिजल्ट्स के बाद में साफ हो गए सारे सांसद। इस बार मतलब इस चर्चा से मुझे ऐसा लग रहा है, सुन करके, आप लोग हैं, मैं तो नहीं हूं छत्तीसगढ़ में, कि पार्टी ने बहुत रिकवर तो नहीं किया। क्या इस बार भी सेंट्रल लीडरशिप इस तरह के किसी चीज के बारे में सोच सकती है? 24 में अभी समय है, लेकिन क्या ये एक डर है, मतलब जो एग्जिस्टिंग वहां पे लीडर्स हैं, जितने विधायक हैं और जितने सांसद हैं? मैं इसका जवाब दूं क्या? हाँ प्लीज सर। कर्नाटक चुनाव के परिणामों के पहले तक तो ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा था कि पुराने जो जितने लोग बड़े नेता कहलाए जाते हैं और मंत्री रहे हैं, सबके सब साफ हो जाएंगे। खासकर जो चुनाव हार गए वो तो पक्का टिकट कट जाएगा, जैसे कि बिलासपुर में अमर अग्रवाल हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बाद अब बीजेपी में ये रीथिंकिंग चल रही है कि हम कैसे वो पुराने और नए का बैलेंस बिठाएं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ कि अब कंटिन्यूटी भी चाहिए। अगर पूरे पुराने लोगों को हटाया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिपरकशन हो जाए। शायद इसीलिए वसुंधरा को भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक कार्यक्रम में सम्मानजनक तरीके से बुलाया गया। ठीक है, मैं मैम सुमी आपके पास में फिर से आना चाहता हूँ। हम जानना चाहते हैं कि भूपेश बघेल का अभी तक का जो कार्यकाल रहा है वो मोर और लेस नॉन कन्फ्रंटेशनल रहा है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक केस जो मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस ने आके अरेस्ट करने की कोशिश की थी उसको हम छोड़ देंगे, तो कोई ऐसा सेंटर वर्सेस स्टेट कोई बहुत बड़ी लड़ाई में वो हिस्सा कभी नहीं बने। उन्होंने अपना एक ज़्यादा फोकस के साथ में उन्होंने अपने स्टेट में, या फिर जहां उनको बुलाया गया चुनाव देखने के लिए, वो आसाम गए अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने सीधे सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की है, जो केंद्र सरकार है, उससे उन्होंने कोई ये नहीं लिया। और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एक शराब घोटाला वाला मामला है जिसके अंदर बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया गया है, उसमें से कुछ लोग रिलीफ लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को राउंड अप किया गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी में छापे पड़े हैं ईडी के। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस चीज़ को लेकर के कितना चैटर है रायपुर में, मतलब इन छापों के पीछे मतलब जितनी चीज़ें कही गई हैं उनमें कितना आधार है, और क्या ये चीज़ डैमेज कर देगी भूपेश बघेल को, क्योंकि आरोप तो सही भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ऐप्ट सवाल है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आज मैं अभी जहां से आ रही हूँ वो मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में ही बैठी हुई थी और बिल्कुल इसी के रीजंस में ढूंढ रही थी। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लिकर स्कैम ईडी के पास आया और पूरा ईडी ने जिस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ पर अरेस्टिंग शुरू की और जिस तरीके से चीजें पूरी हुई स्टेट में, बहुत बड़ा मतलब हंगामा सा हो गया था बिल्कुल यहाँ पर, और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बिल्कुल हल्ला सा हो गया था। और वो हल्ला आज भी है कहीं ना कहीं की जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जो मेन आबकारी डिपार्टमेंट के जो करता धरता है, वो आज भी कहीं ना कहीं वो ग्रिप से दूर हैं। उन लोगों को अरेस्ट करने की जो तैयारी कर रहा है ईडी, उसके लिए साक्ष्य उनके पास है, लेकिन वो लोग अब बहुत ग्रिप से बाहर हो चुके हैं। तो इसकी जो सुगबुगाहट है, जैसे कि आपने पूछा कि वो है कि नहीं स्टेट में और कितना डैमेज कर सकती है आने वाले इलेक्शंस में, तो मुझे लगता है कि ये जो ईडी और उनके जो रेड्स हुए हैं, ये ग्राउंड पर बिल्कुल मीडिया की एक बहुत कॉमन डिस्कशन रहा है कि ईडी है, रेड्स है, लिकर स्कैम हुआ है। ये हमारे बीच का एक डिस्कशन रहा जहां पे पत्रकार सब मिलके अंदर की चीजें निकालने की कोशिश कर रहे थे कॉन्वर्सेशंस के थ्रू। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाए तो ब्यूरोक्रेसी काफी थोड़ी सी डरी हुई थी और उनसे भी खबरें निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। उनके बीच में ये जरूर एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। लेकिन अगर आप बात करें कॉमन मैन की, तो कॉमन मैन तक बीजेपी कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा है इस चीज को पेनिट्रेट करवा पाने में, क्योंकि गांव देहात की अगर हम बात करें, जो कि हम ट्राइबल, छत्तीसगढ़ बहुमूल्य ट्राइबल स्टेट है, वहां पर जो गांव के जो लोग हैं उनको इस इशू से बिल्कुल कोई ज्यादा फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है लिकर स्कैम इलेक्शंस पे डैमेज करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि गांव के लोग जिन जिन चीजों से कंसर्न थे वो सारी चीजें उनकी कहीं ना कहीं एड्रेस्ड है। और भूपेश बघेल ने ये मेक श्योर किया है कि
जितनी भी रूरल समस्याएं हैं वो उन्होंने कैसे उसका निवारण निकाला है। और कहीं ना कहीं इस बार के बजट में उन्होंने बहुत सारी चीजों का निवारण निकाल लिया है। पॉपुलिस्ट बजट भी था, निकालना बनता भी था, लेकिन जो ये लिकर स्कैम है ये ज्यादा डैमेज करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे इशू को लेकर बीजेपी ने कोई ज्यादा जो उनकी अग्रेशन है वो अग्रेशन हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके खिलाफ भी 36,000 करोड़ का नाम स्कैम था, तो शायद इसलिए उन्होंने चिट्ठी साधी हुई थी। बहुत हद तक जो अग्रेशन था वो ग्राउंड पर मुझे देखने को नहीं मिला। और ऑफिसर वही है, दोनों टेन्योर्स में, दोनों बड़े घोटाले में ऑफिसर मतलब उसको सहयोग आप कह सकते हैं एक ही हैं, जिनके और दोनों टेन्योर्स में ईडी की जांच भी बैठी। मैं सुनील जी अंतिम प्रश्न के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। प्रश्न तो क्या मतलब वो लालच है आपसे एक कहानी सुनने का, और हम ये जानना चाहते हैं, आपसे बात करके हमें बड़ा मज़ा आया मुझे पर्सनली। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में जाते हुए देखते हैं नवंबर के महीने में, अगर उसकी कोई मिसाल आप किसी कहानी से निकाल के हमारे दर्शकों को बताते तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं उस कहानी के पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपके एक असेसमेंट से टोटली डिसएग्री करता हूं। प्लीज सर। कि भूपेश बघेल ने सेंटर के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लिया। हाँ, यस। मेरा ये मानना है कि पूरे देश में अगर किसी एक चीफ मिनिस्टर ने मोदी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन लिया है किसी एक ने, तो केजरीवाल के अलावा वो केवल भूपेश बघेल है। और केजरीवाल तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर की तरह लड़ते हैं जो मेयर से लड़ रहा हो, लेकिन भूपेश बघेल ने आइडियोलॉजिकली हिंदुत्व के मुद्दे पे, आरएसएस के मुद्दे पे, ईडी के यूज या मिसयूज को लेकर जितने तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लड़ाई ली है, आपको ममता बनर्जी के अलावा कोई मिसाल नहीं मिलेगी ऐसी। ये एक बात हुई। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो उन्होंने असम में जाके चुनाव लड़ा, उन्होंने हिमाचल में चुनाव लड़ा, उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ा, नतीजे चाहे जो रहे हों, लेकिन भूपेश बघेल ने अपने आप को कांग्रेस का एक मल्टी स्टेट लीडर इस्टेब्लिश किया। दो, तीसरा, जिस भ्रष्टाचार की बात चल रही है, जिस स्कैम की बात चल रही है, हमको ये भी याद रखना चाहिए कि यही बीजेपी भूपेश बघेल की सरकार को कांग्रेस का एटीएम कह रही थी अभी तक, कि कांग्रेस का एनी टाइम मनी है ये। कांग्रेस को जिस स्टेट में, जिस चुनाव में जितने पैसे की जरूरत पड़ती है वो छत्तीसगढ़ से बुलाया जाता है। तो ये पब्लिक एक्सचेकर से तो नहीं आता, ये पैसा जो है ये तो पॉलिटिकल फंडिंग से आता है जी। तो भूपेश बघेल ने ऐसे पॉलिटिकल फंडिंग के मुद्दे पे भी मोदी और शाह से टकराव लिया, कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा कई स्टेट्स में चुनाव का इंतजाम किया, राज्य का संगठन अधिकांश जगहों पे चलाया। आप कर्नाटक के पहले अगर देखें और हिमाचल के पहले, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही राज्य रह गए थे कांग्रेस के पास, यहीं से पैसा पूरा जाता था। तो ये नाम बदनाम, ईडी कार्रवाई, शराब, कोयला, ये सब जितना है, मैं अभी उसके मेरिट पे इसलिए नहीं जा रहा कि मोदी गवर्नमेंट की जांच एजेंसीज और भूपेश बघेल की सरकार, इन दोनों के बीच अभी बहस चल रही है कोर्ट में, एजेंसी के सामने, तो वो हमारे आज के मुख्य बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन जहां तक अगले चुनाव को लेकर आप जानना चाहते हैं कि ये चुनाव भूपेश बघेल का कैसा हो सकता है, इसको देखने के कई नजरिए हैं। एक नजरिया कभी कभी मुझको लगता है कि क्या ये ईडी वर्सेस भूपेश बघेल चुनाव होने जा रहा है, कि ईडी जितने मामलों में कांग्रेस के जितने लोगों को, भूपेश के इर्द गिर्द के जितने अफसरों को घेर के रखी हुई है, क्या ये ईडी वर्सेस भूपेश बघेल रहेगा, जिसमें आईटी जो है वो ईडी का इंतजाम अली की तरह शामियाना लगाने का काम करेगी उस चुनाव में, ऐसा भी मुझको लगता है। एक दूसरा मुझको लगता है कि क्या ये भूपेश वर्सेस मोदी शाह का चुनाव रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा जो है वो चुनाव से पूरी तरह बाहर है, ये पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड है, और इसके सामने पिछले लोकसभा चुनाव का तजुर्बा है, जो सुदीप ने कहा है जी, कि मोदी और शाह मिलके सारे के सारे कैंडिडेट, न केवल सिटिंग एमपीज बल्कि उनके रिश्तेदार, हारे हुए लोग, उनके घर के लोग, सबको खारिज कर दिया। पूरे के पूरे 11 नए चेहरे लाए और उसमें से 9 जिता के ले गए। ऐसे राज्य में से जिता के ले गए जिस राज्य में भूपेश बघेल के रोलर ने, समझ लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक की कैन रहती है
ऐसा सपाट कर दिया था बीजेपी को, यहाँ पे 15 सीट पे ला दिया था। तो ऐसे राज्य में मोदी और शाह ने 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीत के दिखाई। उनको छत्तीसगढ़ के किसी भाजपा नेता की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगला चुनाव किस्से के हिसाब से 2 में से एक किस्म का चुनाव हो सकता है। वो या तो भूपेश वर्सेस ईडी एंड आईटी गठबंधन का चुनाव हो सकता है। दूसरा ये चुनाव जो है भूपेश वर्सेस मोदी शाह का मोशा का चुनाव हो सकता है ये। लेकिन भूपेश बघेल के मुकाबले आपको प्राइम छत्तीसगढ़ मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर भाजपा एक कहीं फैक्टर नहीं लगते है। हैं सर इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? जी आपको प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक फैक्टर लगते हैं इस चुनाव में 18 हाँ, बिल्कुल फैक्टर रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा फैक्टर नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में हो सकता है भाजपा के लोगों को टिकटें बहुत ही कम लोगों को मिले, सारे नए चेहरे आ जाएं जिनको पिछले 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी न झेलना पड़े, रमन सिंह गवर्नमेंट का भी एंटी इनकम्बेंसी न झेलना पड़े, ऐसे नए चेहरे आ जाएं। यहाँ बीजेपी सभी तरह के प्रयोग कर सकती है और कोई मोदी और शाह को तानाशाही की तोहमत नहीं लगा पाएगा कि आपने यहाँ अपनी मनमर्जी चलाई। यहाँ बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने आप को पूरा तबाह साबित दिखा दिया। ये दिखा दिया कि ये पार्टी किसी काम की नहीं है। और वैसे प्रदेश में जब मोदी शाह 11 में से 9 लोकसभा सीट जीत के ले गए और इन नेताओं को दिखा दिया कि तुम जहां पूरी तरह मटिया मेट हो गए थे, वहां से हम 11 में से 9 सीटें ला रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भाजपा का कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। इनको वेट करना चाहिए कि इनको किसी बूथ लेवल पे प्रचार का काम अगर मिल जाए तो उसके लिए इनको मोदी शाह का एहसानमंद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर हम इसमें एक बात जोड़ना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी अपना कैंपेन कैसे रन करना चाहती है वो उससे डिसाइड करने देना चाहिए।